हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। ये पर्यावरण अध्ययन की सीरीज चल रही है और इसका जो फर्स्ट चैप्टर था उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था और अब ये सेकंड वाला चैप्टर है, इसका नाम है पौधे। तो देखेंगे पौधे के अंतर्गत क्या क्या आपके सिलेबस में है और क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनते हैं। और काफ़ी इजी टॉपिक है, बट इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। और पहले आप पूरा चैप्टर ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही इसके जो है MCQ लगाएं। नहीं तो बहुत सारे लोग सिर्फ MCQ पढ़ लेते हैं और चैप्टर नहीं पढ़ते हैं। तो चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो ये आपका चैप्टर है, सेकंड वाला चैप्टर है, ये अध्याय ये 2 है और इसका नाम है पौधे। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। सजीव जगत में पौधे का महत्वपूर्ण स्थान है। वे पृथ्वी पर प्राथमिक उत्पाद के प्रथम स्रोत हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप स्टार लगा लीजिए। वे पृथ्वी पर प्राथमिक उत्पाद के प्रथम स्रोत क्या है? तो पौधे। जिस पर जीवधारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। पौधे ही अन्य प्राणियों के लिए अति आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। पौधों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से और पौधों से ऑक्सीजन मिलती है। पौधों की संरचना तथा उनके अंगों के कार्यों में जटिल विभाजन पाया जाता है। आगे देखते हैं पादप या पौधों का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण क्या होता है देखते हैं। सजीवों को पादप जगत और जंतु जगत तथा सूक्ष्म जीवों में विभक्त किया जाता है। सजीव प्राणी बहुकोशीय तथा एक कोशीय भी हो सकते हैं, लेकिन कालांतर में व्हिटेकर ने सजीवों को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया था। तो व्हिटेकर के अनुसार जो है सजीव कितने वर्गों में विभाजित हुए थे? 5 वर्गों में, जो निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला है मोनेरा। तो मोनेरा में जो आते हैं जीवाणुओं का अध्ययन जो है मोनेरा में किया जाता है। प्रोटिस्टा में जो है अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन जो है ये प्रोटिस्टा में आता है। और पादप जगत में जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है। पादप जगत में जो पौधों का अध्ययन उसे फ्लोरा अगर शब्द आ जाए तो ये पौधों से संबंधित है। जंतु जगत यानी कि फोना, जी फोना शब्द जो है ये जंतुओं से अध्ययन से संबंधित है। अभी जूनियर का सुपर टेस्ट था, उसमें एक आया था कि समुद्र की तली में रहने वाले क्या कहते हैं? तो उनको जो है वैंथम कहा जाता है। इसी प्रकार से जो है आपके लिए फ्लोरा और फोना ये दोनों वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इन्हें अच्छे से याद रखें। अगर फ्लोरा आया है तो समझ लिए पौधों का अध्ययन बताया जा रहा है, और फोना शब्द आया है तो ये आपका जंतु का अध्ययन बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। बालकों की अपनी बाल्यावस्था में ही पेड़ पौधे आदि से परिचित होता है। इसीलिए परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वह बालक को पेड़ पौधों के विषय में आवश्यक जानकारी दें, ताकि बालक पेड़ पौधों में के महत्व तथा उपयोगिता को समझ सकें। अब देखते हैं पौधों के प्रकार, ये चीज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट है तो इसे अच्छे से देख लेते हैं। पौधे भौतिक विशेषता अथवा आकार के आधार पर पौधों के निम्नलिखित प्रकार हैं। सबसे पहला है हर्ब। तो हर्ब यानी कि शाक, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं तथा तना हरे रंग का होता है, जो बहुत ही कोमल होता है। इसमें अत्यंतिक टहनियाँ नहीं पाई जाती। इसके उदाहरण हैं धनिया, मेथी, पालक आदि। तो जो भी जो है बहुत छोटे पौधे होते हैं, तने हरे होते हैं, तो इनमें टहनियाँ नहीं होती हैं, यानी कि जो इनमें की इस प्रकार से शाखाएं नहीं होती हैं। सिर्फ पौधा जो है इस प्रकार से होता है और इसमें ही जगह जगह पत्तियां लगी रहती हैं। तो इस प्रकार के पौधों को हर्ब कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है झाड़ी। झाड़ी को श्रब बोला जाता है। इनका आकार शाख से बड़ा होता है तथा तना मोटा व कठोर होता है, जिसमें कई सारी शाखाएं इनके तने के आधार से निकलता है। इसके उदाहरण है गुलाब, गुड़हल, नींबू। तो गुलाब, गुड़हल, नींबू जो है ये श्रब टाइप के पौधे हैं। आगा है नेक्स्ट है
वृक्ष, तो इनका आकार बहुत बड़ा एवं विशाल होता है। इनका तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है। इनके तने से कई शाखाएं निकलती हैं जो चारों ओर फैली होती हैं, जैसे आम, नीम, जामुन, पीपल, कीकर। तो कभी कभी ये यहाँ से दे दिए जाते हैं, जैसे धनिया, मेथी, पालक, गुड़हल, नींबू, और ये दे दिया। आपको पूछ दे इनमें से कौन सा हर्ब है, तो आपको जो है यदि जानकारी है तो आप अच्छे से बता देंगे कि कौन हर्ब है, कौन श्रब है और कौन सा ट्री है। आगे नेक्स्ट है लताएं। ये वो पौधे होते हैं जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। इनके दो वर्ग हैं। जो लताएं होती हैं वो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है किसी न किसी सपोर्ट के माध्यम से फैलती हैं। आगे है विसर्पी लता। तो विसर्पी लता जो होती है ये रनर क्रीपर्स होती है। सामान्य रूप से ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। इसके उदाहरण हैं खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना आदि। तो ये रनर यानी कि फैली हुई होती हैं। और नेक्स्ट है आरोही लताएं। तो आरोही लताएं जो होती हैं ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं, जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर जो है लिपटती हैं। इसके उदाहरण हैं मनी प्लांट्स, मटर, अमरवेल इत्यादि जो पौधे हैं ये आरोही लताओं के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। तो क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण जो है ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। क्षेत्र के आधार पर पौधों के निम्न प्रकार होते हैं। पहला है जलोदभिद। जलोदभिद को इंग्लिश में हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। ये पानी में पाए जाते हैं। इनकी जड़ कम विकसित होती है। इनकी पत्तियां पतली व संकीर्ण होती हैं, जिस पर मोम की परत होती है। इसके उदाहरण हैं कमल, हाइड्रला, जलजली। तो ये पौधे जो हैं ये आपके पौधे जो हैं हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो हाइड्रा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो हाइड्रा जो है हाइड्रोफाइट्स है, यानी कि जलोदभिद है, जल में पाया जाने वाला पौधा जो है हाइड्रोफिट कहलाते हैं या जलोदभिद कहलाते हैं। तो इसको जो है आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है लवणोद्भिद। तो लवणोद्भिद पौधे जो होते हैं इन्हें हेलोफाइट्स बोला जाता है। इस प्रकार के पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती हैं। आगे है समोद्भिद। तो समोद्भिद जो पौधा होता है इसे मीजोफाइट्स कहते हैं। ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस और शाखा युक्त होता है। इसके उदाहरण हैं मक्का, टमाटर, गेहूं, धान आदि। ये पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं क्योंकि इनके मूल में श्वसन रुक जाता है, तो इन्हें समोद्भिद पौधे कहा जाता है। आगे देखते हैं मरोद्भिद पौधे। तो मरोद्भिद पौधे जो है ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां छोटी छोटी एवं जड़ें गहरी होती हैं। इन पौधों का तना गद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है। इसके उदाहरण हैं नागफनी, एकेसिया, यूफोरबिया आदि। ये पौधे जो है जीरोफाइट्स होते हैं, यानी कि मरुद्भिद होते हैं। ये पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। और ये पौधों का जो तना होता है गद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है। ये इसलिए होता है ताकि ये जो भी इन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया है उसमें जो है ये मोम की परत होती है, तो उसके कारण जो है स्टोमेटा ढके हुए होते हैं और जो पानी है बॉडी का वो बाहर नहीं निकल पाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है दर जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो है ये इनमें जो है स्पेशलिटी पाई जाती है। अब आगे देखते हैं कुछ विशेष पौधे वृक्ष। तो कुछ विशेष प्रकार के पौधे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहीं से जो है 1-2 नंबर के क्वेश्चन हर सीटेट के एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है बरगद। तो बरगद को बनियान ट्री बोला जाता है। यह एक विशालकाय वृक्ष होता है जिसका फैलाव अधिक होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं जिनको स्तंभ जड़ यानी कि टैप रूट कहा जाता है। तो टैप रूट जो है कहाँ पाया जाता है, ये बनियान ट्री में पाया जाता है। तो यहाँ से जो है आप जो है पॉइंट पकड़ के रखें और यही क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में बनते हैं। तो टैप रूट कहाँ पाया जाता है, ये बनियान ट्री में पाया जाता है। आगे क्रोटन। तो क्रोटन को देखते हैं।
यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है, जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इनकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती हैं। जब यह मुरझाने लगता है तो यह पता चलता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो किसान है, इससे किसान को काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि किसान को अपने आप ही पता चल जाता है कि पौधा मुरझा रहा है, तो सीधी सी बात है फसल को पानी की आवश्यकता है। तो उसके लिए जो पौधा यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? क्रोटन। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है केला। तो इसे इंग्लिश में बनाना बोला जाता है। केले का पौधा एक प्रकार का साग है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, क्योंकि केले का पौधा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और दिखने में एक प्लांट की भांति लगता है, लेकिन ये एक साग है। क्यों? अभी हमने आपको साग का जब डेफिनेशन बता रहे थे तो वहाँ पे बताया था कि साग का जो पौधा होता है वो इस प्रकार से होता है, इसमें जो शाखाएँ नहीं होती हैं, इस प्रकार की शाखाएँ नहीं होती हैं, सिर्फ इसी पौधे के ऊपर जो है पत्तियाँ लगी होती हैं और इसका जो तना होता है वो मुलायम होता है। तो केला क्या है? एक साग है और इसका तना कमज़ोर व हरा होता है। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। आगे देखते हैं खेजड़ी। तो ये खेजड़ी, ये आपके यहाँ से तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम से पूछे जाते हैं। यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है तथा इनकी फलियों की सब्जी बनती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। यह छायादार होता है। तो देख लीजिए इसमें कितने ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण, सभी जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं वो इसमें काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। फलियों की सब्जी भी बनती है, पेड़ की छाल की दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में जो है एक महत्वपूर्ण क्वालिटी है कि इसकी लकड़ी में जो है कीड़े नहीं लगते हैं और ये छायादार भी है। तो ये खेजड़ी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब आगे देखते हैं रेगिस्तानी ओक। तो ये डेजर्ट ओक, ये प्रत्येक साल यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो रेगिस्तानी, यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे पहला जो है क्वेश्चन यहीं से बनता है कि रेगिस्तानी ओक जो है कहाँ पाया जाता है। तो काफ़ी लोग इसका जो आंसर है वो रेगिस्तान कर देते हैं, यानी कि रेगिस्तान का मतलब राजस्थान कर देते हैं कि राजस्थान में ये पाया जाता है। बट रेगिस्तानी ओक जो है वो राजस्थान में ना पाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पौधा है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ना कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में। इसकी जड़ें गहरी होती हैं तथा यह पानी में स्थिर होता है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ की तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसकी तने में पाइप डाल के पानी निकाला जाता है और वहाँ के लोग उसका यूज करते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है और इसे रेगिस्तानी ओक नाम से जाना जाता है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखें। अब देखते हैं घटपर्णी। घटपर्णी पौधा जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे नेपेंथिस कहते हैं। यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढक, चूहों एवं छोटे जीवों को खा जाता है, इसीलिए इसको कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। इसका आकार लंबा घड़े जैसा होता है जिस पर पत्तीनुमा ढक्कन होता है। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आते हैं। यह भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो भारत में पाया जाता है, भारत के मेघालय में, ये चीज़ यहाँ से याद रखें। और उसके बाद इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़ों का भक्षण करता है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सबसे पहले जो है नेपेंथिस पौधा, घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में मेघालय में पाया जाता है और दूसरी जगह जो है वो इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसमें जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो होती है और यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। यानी कि ये पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए
ये पौधे जो हैं कीटों का भक्षण करते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखें और यहीं से क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं। अब आगे है पौधे के भाग। तो पौधे में 2 प्रमुख तंत्र हैं। सबसे पहला है जड़ तंत्र, यह पौधे का जमीन से जुड़ा हुआ भाग है। और सेकंड है प्ररोह तंत्र, यह पौधे का बाहरी भाग है। अब देखते हैं पौधे के भाग। तो देखिए पौधे के भाग, तो ये जड़ तंत्र हो गया और ये है प्ररोह तंत्र। तो जड़ तंत्र से सिर्फ जड़ें होती हैं और प्ररोह तंत्र में तना, शाखाएं, पत्तियां, फल, फूल, तो इतने जो है इसके भाग होते हैं। तो अब इनके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहला है जड़ तंत्र। तो जड़ें पौधे का अवरोहित भाग होती हैं जो भ्रूण के मूलांकुर की वृद्धि से बनती हैं। यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण है, तो जो भ्रूण होता है उसका मूलांकर होता है, उससे जो है जड़ें वृद्धि करती हैं तथा नीचे बढ़कर अंकुरित पौधे को भूमि में स्थिर रखती हैं। तो जड़ों का कार्य भी हो गया कि पौधे को स्थिर रखना। इसके पश्चात यह विकसित पौधे को भी भूमि में स्थिर रखती हैं तथा पौधे के लिए भूमि से जल और खनिज लवण अवशोषित करती हैं। तो ये इसके जो है महत्वपूर्ण कार्य हो गए हैं। अब आगे देखते हैं। सामान्यतः जड़ रंगहीन होती हैं तथा उन पर मूल रोम पाए जाते हैं जो मिट्टी के कणों के मध्य धंस जाते हैं और जल का अवशोषण करते हैं। तो ये जो है जड़ों के कार्य हो गए हैं। अब आगे देखते हैं। जड़ के अग्रभाग पर एक टोपी के समान रचना पाई जाती है जिसे मूल गोप कहा जाता है। तो ये जड़ के अग्रभाग पर जो है एक टोपी के समान रचना होती है जिसे मूल गोप कहते हैं। तो ये शब्द जो है आप याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टोपी से एक प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है जो मिट्टी के कणों को घोल देता है। इस कारण जड़ें सरलता से कठोर भूमि के भीतर प्रवेश करती रहती हैं। अब आगे देखते हैं जड़ों के प्रकार। तो जड़ों के प्रकार जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जड़ें जो है 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है मूसला जड़। तो मूसला जड़ यह जो मुख्य जड़ मोटी तथा फूली हुई भूरे रंग की होती है, इसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। उससे कुछ शाखाएं भी निकलती हैं, इन्हें द्वितीयक जड़ें कहते हैं। तुलसी, सरसों, नीम, आम, मटर का पौधा, इन सभी में मूसला जड़ होती है। तो जो थोड़े हाई लेवल के पौधे होते हैं उनमें ही सेकेंडरी रूट जो है पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं झकरा जड़। तो झकरा जड़ जो है ये अपस्थानिक जड़ भी इसे कहा जाता है। इनमें प्राथमिक या द्वितीयक जड़ें नहीं होती हैं। जड़ें एक गुच्छे के रूप में तने के आधार पर भाग से निकलती हैं। घास, मक्का, गेहूं तथा जौ के पौधों में जो है झकरा जड़ें होती हैं। इन पौधों में जो है झकरा जड़ें होती हैं। अब देखते हैं आगे इस प्रकार से ये झकरा जड़ें होती हैं। तो इनका जो है फिगर आप देख सकते हैं। ये मूसला जड़ का फिगर है और ये झकरा जड़ का। जो मूसला जड़ तंत्र है ये काफ़ी नीचाई गहराई तक जाता है ज़मीन के अंदर, और झकरा जड़ जो है ऊपर ही ऊपर होती हैं। मूसला जड़ तथा झकरा जड़ अपस्थानिक जड़ों में अंतर। तो इनका अंतर भी देख लेते हैं। यह है मूसला जड़, यहाँ है झकरा जड़, इसे अपस्थानिक जड़ भी कहा जाता है। इसकी प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती, वह निरंतर वृद्धि करती रहती है तथा उससे द्वितीयक व तृतीयक जड़ें जो है उत्पन्न होती हैं। और अब देखते हैं झकरा जड़। इसकी प्राथमिक जड़ नष्ट हो जाती है तथा उसके स्थान पर पौधे के वायवीय भागों से जड़ें उत्पन्न होती हैं। प्रायः यह जो है रेशेदार होती है। अब आगे देखते हैं। सेकंड नंबर है, यह भूमि में बहुत गहराई तक जाती है और यह भूमि में अधिक गहराई तक नहीं जाती है, यह केवल उसकी जो है ऊपरी सतह पर ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बीज के केवल मूलांकुर से उत्पन्न और विकसित होती है। यह पौधे की किसी वायवीय भाग से उत्पन्न हो जाती है। जो झकरा जड़ होती है वो वायवीय भाग से भी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जो मूसला जड़ होती है वो केवल बीज के मूलांकुर से जो है उत्पन्न एवं विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 4, यह भूमि के चारों ओर फैल जाती है और एक जाल के समान रचना बना लेती है। और जो झकरा जड़ होती है यह भूमि में जाल के समान रचना नहीं बनाती है। आगे देखते हैं जड़ों के कार्य। तो जड़ों के कार्य जो है निम्नलिखित हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती हैं। जड़ें मिट्टी में नीचे हो जाती हैं और पौधे को जमीन से कसकर बांधे रखती हैं। जड़ें पौधे को प्रचंड हवाओं से खड़े रहने के में जो है मदद करती हैं। और नेक्स्ट है, जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज अवशोषित करते हैं। जड़
मूल रोम मिट्टी से जल और तथा खनिज अवशोषित करते हैं और उसे पौधे के अन्य भागों में संचरित कर देती हैं। वृद्धि तथा विकास के लिए पौधे द्वारा जल तथा खनिज की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं जड़ें, मृदा अपरदन तो इरोजन, सॉइल इरोजन। तो जड़ें मिट्टी को एकत्रित रखती हैं और उसे पवन अथवा जल द्वारा प्रवाहित होने से रोकती हैं। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हीं जो है पॉइंट को रख दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसी प्रकार से जो है सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। जड़ की विशेषता, जड़ों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जिससे उनको सरलता से पहचाना जाता है। और देखते हैं यह विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जड़ का विकास बीज के मूलांकुर से होता है तथा भूमि के भीतर नीचे की ओर प्रकाश से दूर वृद्धि करती हैं। जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर यानी कि प्रकाश की विपरीत दिशा में जो है वृद्धि करती हैं, प्रकाश से दूर वृद्धि करती हैं। आगे है अंधकार में रहने के कारण यह रंगहीन और मटमैले रंग की होती हैं। जड़ों के पर एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं। जड़ के अग्रस्त भाग पर मूल गोप होता है। जो सबसे आगे का जड़ का भाग होता है वहाँ पर एक मूल गोप होता है। यह जड़ के कोमल भाग की रक्षा करता है तथा इससे एक प्रकार का द्रव स्रावित होता है जो मिट्टी के कठोर कणों को घुलने में सहायता देता है। इस कारण जड़ें आसानी से भूमि में नीचे की ओर बढ़ती हैं। अब आगे देखते हैं पार्श्व जड़ें अंतर्जात होती है अर्थात जड़ की अंदर की परत से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रहरोह तंत्र। तो प्रहरोह तंत्र जो है, अब इसके भाग देखते हैं। तो पौधे का वह भाग जो जमीन से बाहर ऊपर की ओर निकलता है प्रहरोह यानी कि सूट कहलाता है। इसमें तना, पत्ते, फूल, फल आदि विकसित होते हैं। प्रहरोह सदा ऊपर की ओर बढ़ता है ताकि भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर सकें। तो इसका जो है सबसे पहला भाग है तना। तो पौधे का जमीन के ऊपर की ओर उगने वाला मुख्य भाग तना कहलाता है। यह एक स्तंभ के समान है जिसके साथ टहनियाँ, पत्ते, फूल जो है सभी तने के साथ लगे होते हैं ताकि भूमि के ऊपर रहकर सूर्य का प्रकाश जो है प्राप्त कर सकें। आगे देखते हैं पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तने शाकीय या काष्ठीय होते हैं। शाकीय तने नरम और हरे होते हैं। काष्ठीय तना एक सुरक्षात्मक कवच से ढका रहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, जिस स्थान पर तने की टहनियाँ या पत्ते निकलते हैं उसे पर्वसंधि कहते हैं। जहाँ से टहनियाँ या पत्ते निकलते हैं उन्हें पर्वसंधि कहते हैं। दो गांठों के बीच में जो स्थान होता है उसे पर्व या पोरी कहते हैं। जिस स्थान पर नई टहनी, पत्ते या फूल विकसित होते हैं उसे कली या कलिका कहते हैं। छोटे पौधों में कली का स्थान एकदम ऊपर होता है। इसे अंत्यस्थ कली या शीर्षस्थ कली भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट आगे पॉइंट देखते हैं। पत्ते के तने के साथ एक कोण बनाते हुए निकलते हैं। पत्ते जो होते हैं वो तने के साथ जो एक कोण बनाते हुए निकलते हैं। इस कोण को कच्छ कहते हैं। कच्छों में उपस्थित कली को कच्छीय तली कहते हैं। आगे देखते हैं तने की विशेषताएं। तो तने की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तना सदैव धनात्मक प्रकाश अनुवर्तक तथा ऋणात्मक भूमि अनुवर्तक होता है। तने पर पर्व संधियां और पर्व पाई जाती हैं। तने के अग्रभाग पर वर्धी प्रदेश होता है। तने पर कलिकाएं होती हैं। तने से शाखाएं, पत्तियां तथा पुष्प उत्पन्न होते हैं। और अब देखते हैं तनों के प्रकार। तो तनों के प्रकार में पौधों में दो प्रकार के तने मिलते हैं, सीधे खड़े तने तथा दुर्बल तने। तो इसमें सबसे पहला है सीधे खड़े तने। यह तने भूमि की सतह पर स्वतः अपनी शक्ति से खड़े रहते हैं। साकी पौधों में यह हरे और मुलायम होते हैं। इनमें लकड़ी की मात्रा बहुत कम होती है। साकी और वृक्षों में यह प्रायः भूरे रंग के होते हैं तथा इनमें लकड़ी की मात्रा अधिक होती है। आकार में यह गोल, बेलनाकार, कोणीय, चपटे आदि हो सकते हैं। इन पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। द्वितीयक वृद्धि के कारण इन तनों की छाल भी पाई जाती है। अब देख लेते हैं दुर्बल तने। तो दुर्बल तने जो हैं, इस प्रकार के तनों में लकड़ी की मात्रा अत्यधिक कम होती है जिससे यह अपनी शक्ति से भूमि की सतह पर सीधे खड़े नहीं हो सकते। ऐसे तने भूमि व जल अथवा किसी आधार की सतह पर फैल जाते हैं अथवा किसी आधार पर सहारा लेकर जो है
ऊपर उठ जाते हैं, जैसे घास, पुदीना, पिचिया आदि। अब देख लेते हैं दुर्बल तने निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो ये सबसे पहला है विसर्पी। यहाँ से महत्वपूर्ण जो है पॉइंट शुरू होते हैं। यह अति दुर्बल तने होते हैं जो किसी बाहरी सहायता से ऊपर नहीं उठ सकते। यह भूमि की सतह पर रेंगते हैं। इनकी पर्वसंधियों से जड़ें निकलती हैं। जो जैसे इसकी पर्वसंधियाँ यहाँ हैं, तो इस प्रकार से ये फैले हुए हैं, तो हर पर्वसंधि से जो है जड़ें निकलती हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है दूब घास। अब देखते हैं नेक्स्ट बल्लरी। तो इसे क्रीपिंग कहते हैं। इसमें दुर्बल वायवीय तना किसी आधार के चारों ओर लिपट कर ऊपर चढ़ता है, जैसे सेम, लोबिया, अमरवेल आदि जो है क्रीपिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है भूसाई। तो इसे स्टोलन भी बोला जाता है। यह भी भूमि पर रेंगता हुआ दुर्बल तना है। इसकी पर्वसंधियों से जड़ें नहीं निकलती हैं। कुछ दूरी तक रेंगने के पश्चात इसमें अग्र सिरे ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे तनों को उच्चाग्र भूसाई कहते हैं। जैसे पुदीना, कभी कभी यह भूमि में ऐसे ही पड़ा रहता है, तो इसे स्यान कहते हैं। जब स्यान चारों ओर फैल जाते हैं तो इनको विसरित कहते हैं। अंग है आरोही। तो इसे क्लिम्बिंग कहते हैं। यह तना किसी विशेष रचनाओं की सहायता से किसी आधार से लिपट कर ऊपर की ओर बढ़ता है, अतः इस पौधों को मूलिका आरोही कहते हैं। रूटलेस क्लिम्बर जो है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है तने के कार्य। तो तने के प्रमुख कार्य जो है क्या है उनको देखते हैं। संवहन। तना जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल और खनिज लवणों को शाखाओं, पत्तियों और फलों तक पहुंचाता है। इस क्रिया को संवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन। पौधों में जल अधिग्रहण एवं परिवहन का कार्य जो है जाइलम ऊतक करता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, और सीटेट में तो पूछा ही जाता है। तो पौधों में जो जल का अधिग्रहण एवं परिवहन होता है वो जड़ में जो जाइलम होता है उसके जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। तना पौधे के विभिन्न भागों को पत्तियों और द्वारा भोजन निर्मित को स्थानांतरित करता है। तो जो खाद्य का स्थानांतरण होता है ये होता है फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम जो होता है ये फ्लोएम के द्वारा होता है, और जल का होता है और खनिज का जाइलम के द्वारा। जल का जाइलम द्वारा याद रखेंगे, और उसके बाद खाद्य बचता है तो वो उसका जो स्थानांतरण होता है, फ्लो होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। आगे है सहारा प्रदान करना। तना शाखाओं, पत्तियों, पुष्पों आदि को सहारा प्रदान करता है, जिससे वह विभिन्न दिशाओं में वृद्धि करते हैं। सूर्य का प्रकाश तथा वायु प्रदान करना। तना, पत्तियां तथा अन्य वायवीय भागों को उचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश तथा वायु प्रदान करता है। नेक्स्ट है भोजन निर्माण। शाकीय हरे तने प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक भोजन बनाते हैं तथा मरोद्भिद पौधे में तना पराग स्तंभ में रूपांतरित हो जाता है और पत्तियों के समान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। जैसे नागफनी, रसकस तथा शतावर इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब देखते हैं आरोहण। अंगूर, कद्दू, पैसीफ्लोरा आदि दुर्बल पौधों में तना प्रतान में रूपांतरित हो जाता है। प्रतान पौधों के मुख्य तने के ऊपर उठने में सहायता देता है, जिससे पत्तियों को समुचित सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का तना जो है आरोहण में सहायता करता है। अब देखते हैं सुरक्षा। नींबू, अनार, करौंदा तथा ड्यूरेंटा आदि पौधों में तना कंटक में बदल जाता है, जिससे पौधे की जंतुओं से रक्षा होती है। आगे जल संग्रह। मरोद्भिद पौधों में तना प्रतिकूल समय के लिए जल का संग्रह करता है, जैसे नागफनी, रसकस आदि। आगे है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। भूमिगत तनों में तना कायिक जनन की क्रिया करता है। भूमिगत तनों पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कायिक जनन होता है। आगे बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन जो है ये कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है, जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता होती है, जिस कारण यह स्वतः ही हानिकारक कीटों से अपनी सुरक्षा कर लेता है। तो ये बीटी कॉटन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कपास की एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कपास का एक ये ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कॉटन कपास का एक ट्रांसजेनिक पौधा है। आप इसे अच्छे से याद रखें, और जिस कारण यह स्वतः ही हानिकारक कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें यह गुण बैसिलस
थ्यूरिनजेनेसिस नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि ये गुण किसके कारण आया है, यानी कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के कारण जो है ये गुण इसमें जो है पाया जाता है। तो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से याद रखें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और मैं आपके सारे चैप्टर्स जो है उनकी रिवीजन कराऊंगी, सारे चैप्टर्स पढ़ा दूंगी और उसके बाद जो है इसके MCQ भी करवा दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सकता है आपसे तो उसे शेयर भी कर दिया करें। अब है कलिकाएं। तो कलिकाएं तने का एक संघनित रूप होती हैं जिस पर पर्व बहुत छोटे होते हैं तथा पत्तियां एक दूसरे पर चढ़ी होती हैं। कलिका की वृद्धि होने पर पर्व लंबे हो जाते हैं तथा पत्तियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। और आगे तने पर अपनी स्थिति के अनुसार कलिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं। तो यह शीर्ष कलिका यानी कि जो सबसे शीर्ष पर हो। तो शीर्ष कलिका मुख्य तने और शाखाओं के शीर्ष भाग पर उत्पन्न होती है। इन कलिकाओं की सहायता से तना लंबाई में बढ़ता है। अब नेक्स्ट है पार्श्व कलिकाएं मुख्य तने और शाखाओं के पार्श्व तल पर उत्पन्न होती हैं। इन कलिकाओं से शाखाएं अथवा पुष्प उत्पन्न होते हैं। यदि यह कलिकाएं किसी पत्ती के कक्ष से उत्पन्न होती हैं तब इनको कक्षस्थ कलिकाएं अथवा, और जब ये पर्वसंधियों पर पत्ती के कक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से उत्पन्न होती हैं तब इन्हें अतिरिक्त कलिका कहते हैं। अब आगे है अपस्थानिक कलिकाएं। तने की शीर्ष तथा पर्वसंधियों को छोड़कर अपस्थानिक कलिकाएं पौधे के किसी भी भाग से उत्पन्न होती हैं। जैसे अजूबा में यह पत्तियों से व शकरकंद में यह जड़ों से उत्पन्न होती हैं। अब आगे देखते हैं पत्ती। तो पत्ती पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यह आकार में चौड़ी चपटी हरे रंग की होती है। इसके चौड़े भाग के मध्य में एक मध्य सिरा होती है, जैसे ये पत्ती हो गई और ये हो गई मध्य सिरा, और इसके बाद भी इसमें जो है अनेक सिराएं जो हैं इस प्रकार से निकलती हैं और चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां तने की पर्वसंधियों से उत्पन्न होती हैं। पत्तियों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जिससे शाखा उत्पन्न होती है। पत्तियों के द्वारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन आदि क्रियाएं होती हैं। पत्तियों को पौधों का रसोई घर माना जाता है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक यानी कि ब्लेड कहते हैं। पत्ती की रेखांकित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। मध्य की मोटी सिरा व पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहा जाता है। अब पत्तियों के प्रकार देख लेते हैं। पत्तियों में उनकी उत्पत्ति और कार्य के अनुसार निम्नलिखित रूप से बांटा जा सकता है। बीज पत्रिक पत्तियां, ये कोटाइलेडोन लीव्स पौधों के भ्रूण में पाई जाती हैं। जिस स्थान पर बीजपत्र भ्रूण से जुड़ा होता है वह भाग पौधों का प्रथम पर्वसंधि होता है। अनेक पौधों में बीजपत्र मोटे व मांसल होते हैं, जैसे चना, मटर आदि, परंतु अन्य में यह पत्ती के समान पतले और चपटे होते हैं, जैसे अरंड आदि में। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर आवृतबीजी पौधों को मोनोकोट और डाइकोट में जो है विभाजित किया गया है। जो पत्ती होती है उन्हें मोनोकोट और डाइकोट में विभाजित किया जाता है। द्विबीज पत्री पौधों में वे पौधे शामिल होते हैं जिनके बीज में 2 पत्र होते हैं, जैसे सरसों, चना जो है इस प्रकार के जो पौधे हैं वो डाइकोट के अंतर्गत आते हैं। अब आगे है सल्कपत्र। सामान्यतः सल्कपत्र यानी कि स्केल सीड भूमिगत तनों पर पाई जाती है। यह भूरे रंग की होती है। पतली झिल्लीदार सूखी अथवा मांसल पत्तियां होती हैं। इनके कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जिससे वायवीय शाखाएं उत्पन्न होती हैं। अधिकांश पौधों में यह भूमिगत तनों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे प्याज तथा लहसुन में। तो इस प्रकार में जो है प्याज और लहसुन में जो क्या होते हैं, तो सल्क पत्र जो है प्याज और लहसुन में होते हैं। यही चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। बाकी का जो है आप याद ना रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि प्याज और लहसुन में क्या होते हैं, तो सल्क पत्र होते हैं। और
अब आगे देखते हैं सहपत्र। ये विशेष प्रकार की पत्तियां होती हैं जिनमें कक्ष से पुष्प कलिका अथवा पुष्प शाखा उत्पन्न होती है। सामान्यतः सहपत्र छोटी और हरे रंग की होती हैं। जैसे बोगेनविलिया और यूफोर्बिया में सहपत्र आकार में बड़े व रंगीन होते हैं। इनका मुख्य कार्य पुष्प कलिकाओं की वर्षा अथवा तेज धूप से रक्षा करना है। रंगीन सहपत्र कीटों को परागण के लिए जो है आकर्षित करते हैं। अब आगे है पुष्प पत्र। पुष्प के बाह्य दलपत्र या अंगखंडी दलपत्र या पंखड़ी पुंकेसर तथा जायांग पत्तियों के रूपांतरित रूप हैं। इनको पुष्प पत्र कहते हैं। बाह्य दलपत्र पत्तियों के समान चपटी अथवा हरे रंग की होती है। दलपत्र भी पत्तियों के समान चपटी होती है, परंतु यह विभिन्न रंगों की होती है। यह दोनों पुष्प कोमल नर व मादा भाग क्रमशः पुंकेसर तथा जायांग की धूप वर्षा व कीटों से रक्षा करती हैं। दलपत्र रंगहीन होने के कारण कीटों को परागण हेतु आकर्षित करते हैं। पुंकेसर तथा जायांग से पौधे में फल और बीज जो है उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है पौधे का जो पुष्प होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो पुष्प ही होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें अच्छे से याद रखें। आगे है सामान्य पत्र या सत्य पत्र। तो ये है फॉलिएज लीव। ये वायवीय तनों और उसकी शाखाओं में पर्व संधियों से उत्पन्न होती हैं। ये चपटी और हरे रंग की होती हैं। इन्हीं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन आदि की क्रियाएं जो है होती हैं। अब आगे हैं पत्तियों के कार्य। इनके निम्नलिखित कार्य इस प्रकार हैं। पहला है पत्तियों के कार्य में प्रकाश संश्लेषण। यह पत्ती का एक मुख्य कार्य है। इसकी क्रिया में पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोजन बनाती है। तो यहाँ पर जो है पत्ती का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण, और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट, तो ये चीज़ें जो है महत्वपूर्ण होती हैं और इन्हीं के द्वारा जो है भोजन का निर्माण किया जाता है। अब आगे देखते हैं भोजन तथा जल संग्रह। अनेक पौधों की पत्तियों में भोजन तथा जल संचित हो जाता है, जिसके कारण वह मांसल और मोटी हो जाती हैं, जैसे प्याज और लहसुन की जो है पत्तियां। अब आगे देखते हैं वाष्पोत्सर्जन। यह क्रिया में पत्तियों रंध्रों द्वारा जल को भाप के रूप में बाहर निकालती हैं। जो लीफ होती है, लीफ पर जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं, इस प्रकार के छिद्र होते हैं और इनके द्वारा जो पानी है वो भाप के रूप में बाहर निकलता है और यही क्रिया जो है वाष्पोत्सर्जन जो है कहलाती है। जब पानी यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसे पायरेशन की क्रिया जो है कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन। तो इस प्रकार से जो है ये हो गया। अब आगे है रक्षा। कुछ पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं जो इन पौधों की जंतुओं से रक्षा करती हैं। तो ये है आर्जिमोन नागफनी, ये पत्तियां जो है रक्षा के लिए होती हैं। नेक्स्ट है सहायता देना। अनेक दुर्बल पौधों में पत्तियां या पत्ती का कोई भाग प्रतान में बदल जाता है। प्रतान मुख्य तने को ऊपर उठने में सहायता करते हैं। तो ये प्रतान क्या होती हैं, तो ये जैसे स्टेम है, यहाँ पर पत्ती है, तो यहाँ से इस प्रकार के ऐसे धागे की समान रचनाएं निकलती हैं, इन्हीं को प्रतान बोला जाता है। और ये किसी आलम को पकड़ लेती हैं और उसके द्वारा जो है पौधे को बढ़ने में सहायता मिलती है। तो जैसे जंगली मटर, मीठी मटर, बिग्नोनिया आदि के पौधों में जो है ये प्रतान पाया जाता है। कीटों को आकर्षित करना। यूफोर्बिया की पत्ती लाल होती है जो परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कायिक जनन। तो कायिक जनन जो है बिग्नोनिया, अजूबा आदि की पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कायिक जनन होता है। तो इनमें तो जो है पत्तियों के द्वारा ही कायिक जनन होता है, लेकिन जो एडवांस पौधे होते हैं उनमें जो है कायिक जनन जो है वो आपका फूल के जो भाग होते हैं उनके द्वारा जो है संपन्न होता है। तो यहाँ से जो है जो भी चीज़ें रह गई हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगी, और फिलहाल इसमें इतना ही, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।